हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण आपने पढ़ रखा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करा था 711 और 12 ईस्वी में। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अरबों का भारत में पहला संपर्क सिंध पर आक्रमण से हुआ? बताइए, क्या अरबों का भारत में पहला संपर्क सिंध पर आक्रमण से हुआ? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? देखिए, ये एक छोटा सा मैप बनाया है, कोशिश की है भारत का नक्शा बनाने की, लेकिन प्रॉपर बनेगा नहीं मेरे से। आइए देखिए, ये है मालाबार तट। ये मालाबार तट है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं कोरोमंडल तट। हालांकि इसका यूज नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा बस वैसे ही लिख दिया। ये मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है। मैंने आपसे क्वेश्चन करा, क्या अरबों का भारत में पहला संपर्क सिंध पर आक्रमण करने से हुआ? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ अरब जो हैं यहाँ से अभी अरबों का उद्देश्य केवल ये है, मालाबार तट पर व्यापार करने आते थे। उद्देश्य ये है केवल और केवल व्यापार वाणिज्य करना, यानी कि व्यापार करना, केवल इनका उद्देश्य ये है। और ये इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले भी यहाँ आते जाते थे, यहाँ व्यापार करते थे। कहाँ से? मालाबार तट पर। श्रीलंका भी जाते थे, श्रीलंका की भी हम बात करेंगे। यहाँ एक जो सैरन द्वीप होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं। तो जब यहाँ व्यापार करने आए अरबी लोग, तो काफी लंबे समय तक यहीं रहने लगे। तो अरबी लोग और यहाँ की महिलाओं से इन्होंने शादी करी, यानी कि भारतीय महिला है ना, यहाँ की भारतीय महिलाओं से शादी करी। तो इनसे जो उत्पन्न संतान उनको बाईसीरा कहा गया। क्या कहा गया? बाईसीरा। आगे चलकर यही मोपला कहलाएंगे। आपको आधुनिक भारत में लेकर चलता हूं। आपको पता होगा 1835 और 1921 में मोपला विद्रोह हुए थे। ठीक, तो यही वो मोपला थे, बाईसीरा, मतलब आगे चलकर इनको मोपला कहलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बगदाद के खलीफाओं का शासन बगदाद में है ना, बगदाद में खलीफाओं का शासन यहां है। खलीफा किसको कहते हैं? खलीफा आप कहोगे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के
ये उत्तराधिकारी होते थे, उत्तराधिकारी होते थे। क्या होते थे? उत्तराधिकारी होते थे। खलीफाओं को क्या बोलते थे? पैगंबर साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाते थे ये। अच्छा, अभी मैंने केवल इनका उद्देश्य यही बताया है कि अरबों के आक्रमण से पहले, अरबों के आक्रमण से पहले अरबों का भारत में संपर्क बना हुआ था, यानी कि वो व्यापार करने मालाबार तट पर आते थे, यानी कि साउथ में आते थे। ठीक, तो यहां शासन है, आप कहोगे उमर। पहले मैं वंश लिखता हूं, कौन सा वंश है? उमैया, उमैया वंश। यह उमैया वंश शासन कर रहा है। और शासक कौन कौन से हैं? खलीफा, खलीफा उमर, खलीफा उमर और खलीफा, खलीफा उस्मान, खलीफा उस्मान, खलीफा वाहिद, खलीफा वाहिद, खलीफा वाहिद, और यहां खलीफा सुलेमान, खलीफा सुलेमान। खलीफा उस्मान के बाद खलीफा वाहिद, खलीफा वाहिद, और खलीफा वाहिद के बाद सुलेमान, खलीफा सुलेमान। ये उमैया वंश के शासक थे जिनको खलीफा कहते थे। आइए अब हम अरबों का भारत पर आक्रमण पढ़ते हैं। जैसे कि पहला आक्रमण आप कहोगे उमर के समय में हुआ, 636 ईस्वी में बम्बई के थाने में हुआ, बम्बई के थाने में, बम्बई के थाने में, बम्बई के थाने। तो अरबों का पहला आक्रमण बम्बई के थाने में हुआ, लेकिन ये असफल रहे। इसके बाद उस्मान के समय में, खलीफा उस्मान के समय में भी 647 ईस्वी में भी आक्रमण हुआ, 647 ईस्वी में भी आक्रमण हुआ। देखो ध्यान रखना, यहाँ से इनका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य इनका ये है, अरबों का पहला तो है वही है व्यापार करना। दूसरा आप हो गए धर्म का विस्तार करना, अपना धर्म का विस्तार करना। ठीक, तीसरा आप कहोगे राजनीतिक, यह धर्म का प्रसार करिए, प्रसार वर्सार है ना, प्रसार करना। और राजनीतिक विस्तार करना, राजनीतिक विस्तार करना। पहला उद्देश्य क्या था इनका? केवल और केवल व्यापार करना था। और अब उद्देश्य इनका व्यापार करना भी है, धर्म का प्रचार प्रसार करना भी है, और आप कहोगे राजनीतिक विस्तार भी है। इसके बाद खलीफा उस्मान के समय में आक्रमण हुआ, खलीफा उस्मान के समय में आक्रमण, फिर धीरे धीरे आक्रमण होते चले गए। फिर 8वीं शताब्दी में भी, है ना, 8वीं शताब्दी के शुरुआत में भी आप कहोगे ये इन्होंने मकरान जीत लिया। क्या जीत लिया? मकरान, मकरान इन्होंने जीत लिया। ठीक, मकरान जीतने के बाद फिर आक्रमण होता है। 3 सेनापति हैं, 3 सेनापति, 3 सेनापति, 3 सेनापति ये आक्रमण करेंगे। लेकिन आक्रमण करने से पहले एक कहानी आप सुन लीजिए। ये मालाबार तट है और ये श्रीलंका मैंने बना दिया है, श्रीलंका। तो श्रीलंका में एक सैरन द्वीप है, सैरन द्वीप, सैरन द्वीप। सैरन द्वीप से यहां से एक पानी का जहाज, पानी का जहाज, पानी का जहाज, ठीक, पानी का जहाज है। और ये
भारतीय पश्चिम तट से ऐसे ऐसे करके ठीक कहाँ पहुंच जाता है, देवल पहुंच जाता है। देवल एक आप कहोगे एक बंदरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट, और जो भी कोई पानी का जहाज जा रहा है वो देवल होके जरूर जाएगा उस दौरान। तो देवल में यहाँ से ये जहाज रुकता है। तो यहाँ इस जहाज में कौन कौन है इस समय? यहाँ बहुत कम पुरुष हैं, बहुत कम महिलाएं हैं, ठीक, बच्चे हैं। ये जहाज जा रहा है और देवल में जाकर रुक जाता है। यहाँ समुद्री डाकू हैं, समुद्री डाकू। और यहाँ सिंध में इस समय राजा दाहिर है, राजा दाहिर। अब जो मैं घटना बता रहा हूं ना, ये 711 और 12 की घटना होगी। 711 और 12 के आसपास की घटना है ये। सुनिए पहले, ठीक। तो समुद्री डाकुओं ने क्या काम करा, इस जहाज को यहां लूट लिया, इसके आसपास यहां लूट लिया। तो जब डाकुओं ने इसको लूट लिया, समुद्री डाकुओं ने, तो उस समय खलीफा हैं, खलीफा वाहिद। ये खलीफा वाहिद है और इसका एक सूबेदार है जिसका नाम है अल हज्जाज। ये कहाँ का सूबेदार है? आप कहोगे इराक का सूबेदार है, इराक का सूबेदार। इस सूबेदार ने ठीक घटना बताई किसको? खलीफा वाहिद को घटना बताई। तो जब खलीफा वाहिद को घटना बताई तो खलीफा वाहिद ने अपना पैगाम भेजा राजा दाहिर के पास। राजा दाहिर के पास अपना पैगाम भेज दिया और कहा कि हमारा जो अरबी जहाज का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी होगी। अब राजा दाहिर हंसने लगे, भाई मैं क्यों करूँगा, मेरा क्या मतलब, मेरा तो इससे कुछ लेना देना नहीं। और सही बात है, क्यों उसकी भरपाई देंगे? क्यों? क्योंकि समुद्री डाकुओं ने इसको लूटा था, उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। तो हर्जाना मांगते हैं खलीफा वाहिद, ठीक किसके द्वारा? अल हज्जाज के द्वारा। तो राजा दाहिर बिल्कुल क्लियर बना कर देता है। तो फिर क्या होता है, ये 3 सेनापति मैंने बताए। पहला उबैदुल्ला, ये 3 सेनापति भेजते हैं सिंध पर आक्रमण के लिए। तो उबैदुल्ला आता है, तो उबैदुल्ला को आप कहोगे ये उबैदुल्ला असफल हो जाता है सिंध विजय के लिए। तदुपरांत दूसरा वर्दुल को भेजा जाता है, वर्दुल को भेजते हैं, तो ये भी असफल हो जाता है सिंध जीतने के लिए। आप कहोगे 17 वर्षीय लड़का मोहम्मद बिन कासिम आता है 1711 और 12 में। 1711 और 12 में सिंध विजय के लिए आता है। और ध्यान रखना इस बात का कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों ने 14 बार आक्रमण कर चुके हैं, 14 बार आक्रमण कर चुके हैं। और उसमें केवल एक मकरान जीता इन्होंने, मकरान, और सारे के सारे असफल रहे इनके विजय करने के लिए। तो 17 वर्षीय लड़का मोहम्मद बिन कासिम ये आक्रमण करता है, तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेंगे। तो इस समय सिंध का राजा कौन है? राजा दाहिर।
राजा दाहिर। अब हम राजा दाहिर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने अरबों का आक्रमण एक रूपरेखा हमने देखी कि किस प्रकार से ये व्यापार करने आते थे। ठीक, व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी भी की और यहाँ से संतान उत्पन्न हुई। और आक्रमण तक हम यहाँ से आगे, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक आगे, और राजा दाहिर पर हम यहाँ सिखाए। तो राजा दाहिर से पढ़ने से पहले सिंध में कौन सा वंश हुआ करता था, है ना। हालांकि इनके वंश का नाम क्या था, चाच वंश। इनका वंश का नाम क्या था, चाच वंश था, जो राजा दाहिर के वंश जो था चाच। तो सिंध पर कौन सा वंश हुआ करता था, आप कहोगे राय वंश। ये राय वंश है, राय वंश। ठीक, चाच वंश से पहले राय वंश या शूद्र वंश। जब ह्वेनसांग भारत में आएगा, तो जब सिंध पर आएंगे तो शूद्र वंश का उल्लेख करते हैं। किस वंश का वंश करते हैं, कौन सा वंश है, शूद्र वंश का उल्लेख करता है। चावर वंश इसको भी कह देंगे, चावर वंश, चावर वंश। और राय वंश तो कहते ही हैं, राय वंश तो हम कहते ही हैं। तो ये राय वंश, शूद्र वंश, चावर वंश या बौद्ध वंश भी कह देंगे, बौद्ध वंश। क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सिंध पर। इसका जो संस्थापक था, इस वंश का जो संस्थापक था, वो आदि राय था। कौन था, आदि राय। और अंतिम शासक, क्योंकि हमें किससे मतलब है, अंतिम शासक से मतलब है। अंतिम शासक राय साहसी, राय साहसी, राय साहसी द्वितीय, राय साहसी द्वितीय, राय साहसी द्वितीय अंतिम शासक था। और इसका मंत्री कौन था, मंत्री, ये मंत्री थे ब्राह्मण चाच, ब्राह्मण चाच, ये मंत्री हुआ करते थे। तो राय साहसी की मृत्यु कर दी ब्राह्मण चाच ने। जब ब्राह्मण चाच ने इसकी मृत्यु कर दी, तो इनकी पत्नी का नाम है लाड़ी, पत्नी का नाम है लाड़ी। और लाड़ी से विवाह कर लिया, लाड़ी से विवाह कर लिए और खुद बन गए, शासक बन गए। आइए अब पढ़ते हैं हम राजा दाहिर के बारे में, राजा दाहिर के बारे में। राजा दाहिर के बारे में पढ़ते हैं। एक तरफा तो चाच और एक तरफा है रानी सुहांदी। एक तरफा तो है चाच और एक है रानी सुहांदी। हालांकि वो दूसरी पत्नी थी, चाच और सुहांदी। देखिए, राजा दाहिर भी एक रानी लाड़ी से विवाह करेंगे, रानी लाड़ी से। यह अलग अन्य पत्नी होगी, ठीक है। तो राजा वो चाच और सुहांदी, इन दोनों से उत्पन्न कौन होंगे, आपको अगर दाहिर होंगे, दाहिर, दाहिर। अब दाहिर के बारे में एक घटना है और अनसुनी कहानी है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण की पुस्तक की जो चर्चा करती है, वो चाचनामा करती है, चाचनामा। हालांकि इसका फतेहनामा नाम है, फतेहनामा, फतेहनामा, फतेहनामा भी कहते हैं, ठीक। और एक पुस्तक एक और है जिसका नाम है तारीख सिंध, तारीख ए सिंध, तारीख सिंध। तारीख सिंध किसकी पुस्तक है, मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक है, मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक है। ये अकबर के समय में लिखी हुई किताब है। और चाचनामा में सिंध पर अरबों का आक्रमण यानी कि तात्कालीन कारण बताया जाता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक कहानी है जो अनसुनी कहानी है। कहानी ये है कि राजा दाहिर जो है,
राजा दाहिर को शासक बनना है, और एक राजा दाहिर की सिस्टर थी, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई कि अगर ये लड़की, यानी कि राजा दाहिर की जो सिस्टर है, ये लड़की जिस लड़के से विवाह करेगी वो शासक बनेगा। तो शासक बनेगा, तो राजा दाहिर भी ज्योतिषी पे विश्वास करते थे, तो ठाके ऐसा कहा जाता है, हालांकि ये अविश्वसनीय है, तो अपनी सिस्टर से विवाह कर लिया केवल और केवल शासक बनने के लिए, नामात्र शासक बनने के लिए। ठीक, ये कहानी। तो राजा दाहिर क्या बन गए? शासक बन गए। तो जब शासक बन गए, अब आप जाओ सिंध पर अरबों का आक्रमण हम पढ़ते हैं। सिंध पर अरबों का आक्रमण हमने अभी तात्कालिक कारण पढ़ा था। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण यही था जो मैंने अभी बताया था कि समुद्री डाकुओं ने क्या काम करा, एक जहाज को लूट लिया जिसमें कुछ पुरुष थे, महिलाएं थे, बच्चे थे। ठीक, उनको मार दिया गया, लूट लिया गया। ठीक, जो भी सामान है वो भी समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। तो राजा दाहिर के पास संदेश भेजा कि इसका हर्जाना आप दोगे। अल हजाज ने भेजा था एक दूत अपना, तो उसको बिल्कुल मना कर दिया गया। तो इसके बाद 3 सेनापति मैंने बताए, एक तो उबैदुल्ला बताया, उसके बाद दूसरा वर्दुल बताया, और तीसरा मोहम्मद बिन कासिम बताया, 17 वर्ष का जो था। तो यहाँ तक मैंने आपको तात्कालीन कारण मैंने बता दिया था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या काम करा? 17 वर्ष का लड़का है, तेज तर्रार दिमाग चलाने वाला। इसने क्या काम करा कि इराक से, यानी कि बगदाद से सेना लेके गया, बहुत कम मात्रा में सेना लेके गया। लेकिन उसने एक काम करा कि अधिक से अधिक धन दौलत लेके गया। पैसे लेके गया, पैसे मतलब जो असरफिया, सोने की असरफिया जो होती थी वो उस दौरान जो चलती थी, तो वो बहुत ज़्यादा धन दौलत लेके गया। और सिंध के जो आसपास जो थे सैनिकों को उसने खरीदा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में जितने भी सैनिक हुए करते थे वो, मतलब वो कहते हैं ना, चलते चलते बीमार हो जाते थे या थक जाते थे। ठीक, वहाँ तक लड़ नहीं पाते थे, वहाँ तक बहुत कम मात्रा में पहुँचते थे, या कोई बीच में मर गया या कोई तबीयत खराब हो गई। ठीक, तो इनने क्या काम करा, तो वहीं जाके वहाँ के सैनिक लिए। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 मोहम्मद बिन कासिम ने 711 और 12 में, ठीक, आप हो गए सिंध पर आक्रमण करा। सिंध पर आक्रमण करा। तो जब सिंध पर आक्रमण करा, आक्रमण करने से पहले इस मकरान से होके आया था। मकरान से, ध्यान करना, मैंने आपको पहले बता दिया कि मकरान इन्होंने जीत लिया है, अरबों ने। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से आया? अभी बताया मैंने किस दर्रे से आया, मकरान से आया। मकरान से मतलब मकरान से होता हुआ आया। इसके बाद महमूद गजनवी महमूद गजनवी किस दर्रे से आया? महमूद गजनवी खैबर दर्रे से आया, खैबर दर्रे से। इसके बाद गोरी, मोहम्मद गोरी जो है गोमल दर्रे से आया था। तो ये आपको मिलाने को आ जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते से आया था, महमूद गजनवी खैबर दर्रे से, और मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से आया था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो अच्छे अच्छे हथियार यहाँ से लेकर आया था, जिसमें आपको के अस्वरोही थे और शिला पत्थर भी थे, और एक मंजानिक ये हथियार, ठीक, तथा एक नोफ्ता भी हुआ करता था, नोफ्ता। ठीक, ये ऐसे ऐसे अस्वरोही मतलब घोड़े
है ना, घोड़े, अरबी घोड़े बहुत अच्छे होते थे। अब साहसी राजा, राजा दाहिर जो है, आक्रमण करने के लिए तैयार है। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। उधर मोहम्मद बिन कासिम, इधर राजा दाहिर। अब राजा दाहिर जो है अपने दरबार में कह रहे हैं कि मैं खुली लड़ाई से, या खुली लड़ाई में अरबों से लड़ने जा रहा हूं, और उनसे पूरी ताकत में, उनसे ताकत से लड़ूंगा। अगर मैं उन्हें कुचल दूं तो मेरा राज्य मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सम्मान पूर्वक मारा गया तो यह घटना अरब और भारत के ग्रंथों में दर्ज हो जाएगी और महान लोग इसकी चर्चा करेंगे। दुनिया के अन्य राजा भी इसे सुनेंगे और कहेंगे कि सिंध के राजा ने, दाहिर ने अपने देश की खातिर दुश्मन से लड़ते हुए अपना अमूल्य जीवन बलिदान कर दिया। कितनी बेहतरीन उन्होंने बात कही साहसी राजा दाहिर ने। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम उधर से आक्रमण कर रहा है, तो ये जो अगली जो अब जो शेष जो बच गया है, क्योंकि वो मोहम्मद बिन कासिम देवल या दाभोल को जीतेगा, कि नीरून को जीतेगा, नेहवान को जीतेगा और राबर को जीतेगा, हैं, ब्राह्मणवाद को जीतेगा। तो ये क्रमवाइज से मैं कल बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।